हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। लास्ट क्लास में हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस के कारण पढ़े थे, इसमें 3 पॉइंट चार्जेस के कारण पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक थर्ड चार्ज आने से प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर आप लास्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, फिर ये क्लास आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वैसे उन सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हो सकता है कि आपका पीछे वाला क्लास छूट गया हो तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीछे वाला क्लास आप देखे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया हो, वो डाउट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज भी मैं बोर्ड पे नहीं करवा पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से। तो चलिए, हालांकि आप मेरा कोशिश होगा कि आपको पूरा बोर्ड वाला ही फीलिंग है, आपको थोड़ा सा भी ऐसा महसूस नहीं हो कि आप बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। जनरली मैं बोर्ड पर भी पढ़ाता हूँ तो आप लोग को फिगर सबसे पहले बनाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये सीधा सीधा ले लेना है, ये टेढ़ा सा है थोड़ा, आप लोग जैसे ही एक स्टूडेंट का हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B, ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C। ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे और ये R3 डिस्टेंस पे है। तीनों डिस्टेंस आप अपने इच्छानुसार, ये बड़ा ये छोटा कोई भी कैसे भी ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है। कहने को अभी यहाँ पे है, लेकिन इन तीनों चार्ज को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट पर रख देंगे। Q1 को भी, Q2 को भी और Q3 को भी। फिगर में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में ये यहाँ पर नहीं है, अभी बाद में आता है। अभी शुरुआत में जो स्टार्टिंग फेज़ है, शुरुआत में हमको स्टार्टिंग फेज़ में मान के चलना है कि ये इनफाइनाइट पे है। Q1, Q2 और Q3 तीनों इनफाइनाइट पे है, ऐसा हमको मानकर चलना है। अब चूँकि A पॉइंट हमारा R1 डिस्टेंस पर है और B पॉइंट हमारा R2 डिस्टेंस पर है, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग R12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R12। चूँकि हम लोग R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग R12 लिखेंगे। और ये कैप अगर इसमें हम लोग लगा दें तो R12 कैप इसका डायरेक्शन को शो करेगा। और सिर्फ R12 लिखे तो R12 का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसमें कैप लगा दे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, फिर B पॉइंट और C पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे। B पॉइंट हमारा R2 डिस्टेंस पर है और C पॉइंट हमारा R3 डिस्टेंस पर है, तो R2 से R3 की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, R23। चूँकि R2 से 3 की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग R23 लिखेंगे। अब एक और डिस्टेंस हमको शो करना है, पॉइंट A से लेके पॉइंट C के बीच का। तो पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस हम लोग लिखना चाहे तो कहाँ से कहाँ रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, R1 से R3 की तरफ। R3 हमारा ये वाला है और R1 हमारा ये वाला है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R1 से R3 के पास आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग R13 लिखेंगे और कैप लगा दीजिएगा तो वो डायरेक्शन को शो करेगा। फिगर की सारी बातें क्लियर है। पिछले लेक्चर में एक कमेंट आपका आया था कि फ़िगर क्लियर आपका नहीं हो पा रहा है, तो उम्मीद है इस क्लास में आप लोग का फ़िगर क्लियर है, और पिछले क्लास वाला भी अगर फ़िगर क्लियर नहीं होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग में क्या है, ये फिगर हमारा सब कुछ सेम है, बस चार्ज Q1, Q2 और Q3 कहाँ पर है, तीनों इनफाइनाइट पर है अभी। ठीक, अब तीनों कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है 3 पॉइंट चार्ज के कारण Q1, Q2 और Q3, इसके कारण हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिगर के बारे में। ये हमारा बेसिक फंडा है कि जो भी पहले हमारा फिगर है वो फिगर हम लोग बना देंगे, और फिगर बनाने के बाद उस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ये चीज़ आपको समझाया है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जब भी आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो फिगर बनाने के बाद फिगर में जो सारी बातें दी हुई होंगी उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो 3, 4, 5 लाइन में वो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3। मान लीजिए कि हम लोग के पास 3 पॉइंट चार्जेज है Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R1 R2 एंड R3 फ्रॉम ओरिजिन O, जो ओरिजिन O से R1 R2 और R3 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। नाउ रिमूव ऑल द 3 चार्जेस टू इनफाइनाइट। अब तीनों चार्ज जो हमारा Q1 Q2 और Q3 A B और C पॉइंट पर रखा गया है, इसको हम लोग रिमूव करके कहाँ पर डाल देते हैं, इनफाइनाइट पर। Q1 भी इनफाइनाइट, Q2 भी इनफाइनाइट और Q3 भी इनफाइनाइट, तीनों हमारा इनफाइनाइट पे है। तो पिछले क्लास का आपको ध्यान में होगा, जब 2 पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देख रहे थे तो क्या कर रहे थे, पहला इनफाइनाइट से पहला चार्ज Q1 को ला रहे थे, फिर इनफाइनाइट से दूसरा चार्ज Q2 को ला रहे थे, फिर इसी तरह इसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट से तीसरा चार्ज Q3 को भी लाएंगे, और लाने में जो फोर्स अप्लाई होगा या फिर जो वर्क डन होगा उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल V, WEV, BE नहीं, यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं, WE मतलब हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग चार्ज को 2 बार लिख लिए हैं, मेरे जैसे ये भी मिस्टेक किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लाते हैं। Q का जो भी Q1 Q2 Q3 जो भी आप लिखेंगे सारा स्मॉल वाला, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मैं बोल कर लिखवा रहा था क्लास में, इसलिए इन्होंने गलती से कैपिटल Q लिख लिया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज़ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट। सबसे पहले हम लोग चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लाते हैं। सिंस देयर इज़ नो अदर चार्ज टू अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज Q1। चार्ज Q1 को जब हम लोग इनफाइनाइट से ला रहे हैं, चार्ज Q1 को जब हम लोग इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो यहाँ पर इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द कोई दूसरा चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो इस चार्ज को डिस्टर्ब करे, यानी इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सके। Q2 और Q3 भी कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर ही है। तो जब Q1 को ला रहे होंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई करने वाला दूसरा कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा चार्ज यहाँ पर इसके आसपास नहीं है जो ये चार्ज आ रहा होगा, इधर आ रहा है तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। सिंस देयर इज़ नो चार्ज, चूँकि कोई चार्ज नहीं है, टू अप्लाई द फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर अब फोर्स अप्लाई करने वाला, हेंस मतलब इस तरह से देयर इज़ नो फोर्स, इस तरह से हमारा कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है चार्ज Q1 पे। चार्ज Q1 जो हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और हम लोग जानते हैं चूँकि फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो हमारा वर्क डन नहीं होगा। वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है कि चार्ज हमारा इनफाइनाइट से A पॉइंट पर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स लग ही नहीं रहा है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब चार्ज Q1 को हम लोग इनफाइनाइट से A पॉइंट पर लाएंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे, जो हमारा टोटल वर्क डन होता है, जो हमारा कार्य करने का क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सो नो वर्क हैज़ डन, कोई वर्क नहीं डन हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हमारा चार्ज Q1 इनफाइनाइट से आ रहा है A पॉइंट पर, इसके बारे में हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, Q1 तो हमारा आ गया यहाँ पे भैया, Q1 A पॉइंट पे हमारा रखा हुआ है। अब Q2 अभी भी इनफाइनाइट पे है और Q3 अभी भी इनफाइनाइट पे है। फिर हमको क्या करना है, Q2 को हमको B पॉइंट पर लाना है। तो Q2 को जब हम B पॉइंट पर लाना है तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चार्ज A पॉइंट पर Q1 चार्ज अवेलेबल है, जो Q2 चार्ज जब आ रहा होगा तो उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रहा होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई चार्ज हो, मान लीजिए कि Q2 चार्ज जो आ रहा है इनफाइनाइट से, इधर आने पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, Q इंटू E।
और चार्ज कौन सा आ रहा है, Q2 आ रहा है, तो फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, Q2 इंटू ई फोर्स लग रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट, अब हम लोग लाते हैं चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से, अनंत से ला रहे हैं, टू, यहाँ पर TO होगा, TW नहीं होगा। बोल के लिखवाने में यही थोड़ा सा हो जाता है कि 2O को वो कुछ भी लिख लेते हैं, TWO या फिर TO। टू पॉइंट B हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज Q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से पॉइंट B पर। सिंस चार्ज Q1 विल अप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2, अब क्या होगा, चार्ज Q1 जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है वो चार्ज Q2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। क्या पढ़े हुए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू Q/4πε0 इंटू आर। ठीक है, इससे पहले भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग एक और चीज़ पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन जो हमारा हो रहा है चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने में, वो वाला वर्क डन, और वो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू, जो चार्ज इनफाइनाइट पे है वो चार्ज का वैल्यू। ये निश्चित रूप से आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर नहीं ध्यान में है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्लास पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर इस क्लास को देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, जो हमारा टोटल वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, टोटल वर्क डन हो रहा है W, और यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे कौन सा है, Q2 जो इनफाइनाइट पे था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। चार्ज Q2 पर यहाँ पे जो Q1 ऑलरेडी है हमारे पास, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क हमारा W मान लीजिए वर्क हो रहा है, और चार्ज का वैल्यू हमारा क्या है, Q2। यहाँ पे फिगर नहीं है, फिगर हमारा ऊपर है, लेकिन इसी को हम इमेजिन कर रहे हैं। बार बार फिगर को ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा कि ये फिगर, इसी को हम लोग नीचे रखे हुए हैं। जहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि चार्ज Q1 यहाँ पे है, मतलब Q1 यहाँ पे है, ठीक है, और Q2 हमारा इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ से यहाँ पर जब Q2 को हम लोग यहाँ से B पॉइंट पर लाएंगे तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज के कारण, वो क्या है, W/Q2 है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग वर्क अगर निकालना चाहे, वर्क हम लोग क्यों निकालते हैं, चूँकि वर्क ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, तो जो हमारा वर्क है वो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2/Q1 है, इसमें हम लोग गुना, मतलब ये हमारा V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज Q2/Q1, उसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, मतलब V इंटू Q2। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं रहा होगा इसलिए बउआ इसको नीचे लिख दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इतना इक्वल टू हमारा W/Q2 है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2/Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2/Q1 इंटू Q2। ये Q2 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, और Q1 और Q2 हमेशा आप स्मॉल लेंगे, कैपिटल जहाँ भी है आप खुद से स्मॉल कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप U से डिनोट कीजिए या फिर W लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात है। वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2/Q1, ये हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, Q1/4πε0 इंटू R12। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 के कारण Q2 पे, अभी Q2 Q3 यहाँ पर नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहेगा, सिर्फ Q1 है। तो Q1 के कारण Q2 पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है V, यहाँ जो वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर U लिखिए, है ना,
या फिर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को उसके बाद देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लग रहा है Q1 के कारण Q2 पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 और इनटू R। ठीक है, तो किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पे। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उस चार्ज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कौन सा चार्ज जनरेट कर रहा है, Q1, तो यहाँ पर हम लोग Q1 लिखेंगे, Q1/4πε0 और इनटू R। R मतलब डिस्टेंस, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कि A पॉइंट से B पॉइंट पर आ रहा है, तो A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, R12 है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1/4πε0 इंटू R12। इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2/Q1 कितना हो जाएगा, Q1/4πε0 इंटू R12, और इंटू Q2 था तो इंटू Q2 करके हम लोग लिख दिए। मतलब यहाँ जो U का वैल्यू आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया है, किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पे। तो कितना हो जाएगा, Q1 में Q2 से गुना करेंगे तो Q1 गुना Q2/4πε0 इंटू R12। क्लियर है ये चीज़, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का तो आपको मास्टर बनना होगा, फटाक से ले लीजिए। जैसे ही मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट, फटाक से टेप दीजिए आप। फिर उसके बाद इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है इस पोर्शन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। फिर उसके बाद आप लोग इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट इस पोर्शन का भी ले चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि Q1 चार्ज के कारण, जो Q1 चार्ज हमारा आया हुआ है ऑलरेडी A पॉइंट पर, उसके कारण जब Q2 चार्ज आ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है। अब Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, फिर क्या आएगा, Q3 आएगा। तो जब Q3 चार्ज इनफाइनाइट से हम लोग लाएंगे C पॉइंट पर, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई होगा, और उसके कारण फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा C पॉइंट पर, उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में। हाँ, अभी जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आया था हमारा वैल्यू, Q1 इंटू Q2, आप कैपिटल U लिखेंगे, ये गलती से स्मॉल u लिख लिए हैं। Q1 इंटू Q2/4πε0 इंटू R12। R12 को आप मैग्नीट्यूड के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 और माइनस R2, सॉरी R1 और माइनस R2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, उसको मॉड में। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, कि इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब यहाँ तक पिछले पेज में ही हमारा क्लियर हो चुका था। इस पेज में हमको क्या करना था, पॉइंट A पर हमारा आ चुका है Q1, पॉइंट B पर हमारा आ चुका है Q2, अब पॉइंट C पर हमको लाना है क्या, चार्ज Q3 को। अब ध्यान से समझेंगे, जब चार्ज Q3 को हम लोग इनफाइनाइट से ला रहे होंगे तो इसको अपोज करने वाला, मतलब इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला दो चार्ज होगा। एक तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जो इसको इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और एक Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब इस बार Q3 चार्ज को अपोज करने वाला जो है दो चार्ज है, Q1 और Q2। तो दो कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकलेगा, उसको हम लोग देखते हैं। नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इनफाइनाइट। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज Q3 को इनफाइनाइट से लाते हैं टू पॉइंट C पर लाते हैं। सो चार्ज Q1 एंड Q2 विल अप्लाई अपोजिंग फोर्स। तो क्या करेगा, जो पहले से हमारे पास Q1 और Q2 चार्ज है वो अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा ऑन चार्ज Q3। यहाँ पर गलती से इन्होंने Q2 लिख लिया है, आप यहाँ पर इसको Q3 बना लेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका अभी ही ले लीजिए, यहाँ पर Q3 करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके ध्यान में रहेगा कि यहाँ पर Q3 है। तो यहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 जो है वो क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, चार्ज Q3 पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, गुड। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाय चार्ज Q2।
अब Q3 पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो दो चार्ज के कारण हो रहा है। किस किस चार्ज के कारण? Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। तो हम लोग पहले Q2 चार्ज के कारण देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग Q1 चार्ज के कारण भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं बाई चार्ज Q2 चार्ज के कारण जो Q3 चार्ज पर लग रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जो हमारा हो रहा है चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, वो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, जिस यूनिट चार्ज को हम लोग ला रहे हैं वो चार्ज का वैल्यू नीचे हो जाएगा। जैसे पिछले केस में हम सेकेंड चार्ज को ला रहे थे, Q2 को ला रहे थे, तो Q2 हमारा नीचे हो गया था। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बार बार बोलूँगा, अगर आपके ध्यान में नहीं है तो पहले वो देख लीजिए, तभी ये देखिएगा, तभी आपका 100% क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज कहने का मतलब क्या? Q3 चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो वर्क अपॉन Q3, यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमको वर्क निकालना है, चूँकि वर्क हमारा कंपलसरी है निकालना, किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q3 बाई चार्ज Q2 इंटू Q3। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाई Q2 इंटू Q3, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चार्ज Q3 पे Q2 के द्वारा जो है उसका वैल्यू और इंटू Q3। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहाँ जो हमारा चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? मेन चार्ज, मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। तो मेन चार्ज हमारा कौन सा है? पहले हम लोग Q2 के कारण देख रहे हैं, तो मेन चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? Q2। ठीक है, तो Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब R कहाँ हो जाएगा? Q2 हमारा जहाँ पे है वहाँ हमारा डिस्टेंस कौन सा है? R2, और Q3 जहाँ पे हम लोग ला रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है? R3। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R23 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा वर्क, वो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23 और इंटू Q3, चूँकि Q3 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू Q3। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? चार्ज Q2 के कारण Q3 पे, Q2 के कारण Q3 पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो कौन सा है? Q2 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23। आप कैप डालें तो डायरेक्शन स्पेसिफाई होगा, और कैप नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसके कारण? Q2 चार्ज के कारण Q3 चार्ज पे। इसी तरह से हमको फाइंड करना पड़ेगा किसके कारण? Q1 चार्ज के कारण Q3 चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना अप्लाई हो रहा है उसको। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाई Q1। Q3 पे Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन Q3। चूँकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q3। तो हम लोग इनफाइनाइट से किसको ला रहे हैं? Q3 चार्ज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। हम लोग वर्क डन देख रहे हैं इनफाइनाइट से चार्ज Q3 को लाने में एक पर्टिकुलर पॉइंट C पर। तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टोटल वर्क मान लीजिए W हो रहा है और यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा Q3 है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाई Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन Q3। तो यहाँ पे हमारा फिर वर्क है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाई Q2 इंटू Q3, मतलब Q3 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज Q3 बाई Q1 इंटू Q3। अब फिर से यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखा हुआ है V, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहाँ जो चार्ज का वैल्यू है वो कौन सा होगा, जो हमारा मेन चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है उस चार्ज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन अप्लाई कर रहा है, हमारा Q1 अप्लाई कर रहा है, तो ऊपर Q1 हो जाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब R किसके किसके बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पर R1 डिस्टेंस पर हमारा चार्ज Q1 है, ठीक, और यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q3 है। तो Q2 से तो इसमें मतलब है नहीं, Q1 और Q3 के बीच, तो Q1 और Q3 के बीच क्या हो जाएगा, R1 से R3 के बीच में आ रहा है तो R13। फिगर में भी हमने ये देखा था, वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R13 और इंटू Q3। यहाँ पर जो हमारा Q3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पेज भी हमारा फिनिश हो गया, तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप यहाँ तक शायद ले चुके थे, इसको आप Q3 करके, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। फिर इसके नीचे इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसके नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इस पोर्शन का। उम्मीद है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अब फिर नेक्स्ट पेज में, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बचा है वहाँ पर। अब देखिए, हम लोग पहले किसके कारण समझे थे कि यहाँ पे हमारा A पॉइंट पे Q1 चार्ज आ रहा था, तो Q1 चार्ज आने में कोई वर्क डन नहीं हुआ। जब Q2 चार्ज आ रहा था B पॉइंट पर, तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे अप्लाई हो रहा था, इसको भी हम लोग देख लिए थे पिछले पेज में ही। और C पॉइंट पर जो हमारा चार्ज Q3 आ रहा था इनफाइनाइट से, तो इस पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क कर रहा है, एक Q1 चार्ज के कारण, दूसरा Q2 चार्ज के कारण। इस दोनों को भी हम लोग बारी बारी से देख लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में रिमेनिंग चीज़ को देखेंगे। यही है हमारा रिमेनिंग चीज़। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा Q1 चार्ज के कारण कितना हो गया, जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे पिछले पेज में हम लोग, W इक्वल टू Q1 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R13। इसको एक साथ Q3 ऐसे मल्टीप्लाई करके अलग लिखा हुआ था, उसको एक साथ करके यहाँ पर लिख दिए और कुछ खास नहीं किए। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलिए U, वो U का वैल्यू हमारा होगा कितना। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो A पॉइंट पर आ रहा है चार्ज, B पॉइंट पर आ रहा है और चार्ज, और C पॉइंट पर जो चार्ज आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है, तीनों कंडीशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जोड़ देंगे। तीनों कंडीशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपस में जोड़ने पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलेगा। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा हुआ है, आप एनर्जी को इसमें ऐड कर दीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप ऐड कर देंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो आपका ऊपर से शुरू करेंगे, जहाँ पे पिछला पेज आप ख़त्म किए थे वहाँ से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट चार्ज आ रहा था Q1 आ रहा था, उस कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब Q1 चार्ज यहाँ पे है हमारा और Q2 चार्ज जब आ रहा था, तो उस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हुआ था उसका वैल्यू कितना था, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। फिर जब Q3 चार्ज को हम लोग ला रहे थे इनफाइनाइट से C पॉइंट पर, उस कंडीशन में एक बार Q2 चार्ज के कारण और एक बार Q1 चार्ज के कारण दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिला था। दोनों को लिख दीजिए। Q2 चार्ज के कारण क्या मिला था, Q2 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23, फिर प्लस
ये जो हमारा आया था Q1 चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना था, Q1 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R13। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तीनों को आपस में ऐड करने के बाद हम लोग जनरली क्या चाहत रखते हैं कि इसको शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे, इसको घेरा डाल दीजिए, तो ये भी हमारा परफेक्ट आंसर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ाम में आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप चाहे तो एक स्टेप ये भी डाल सकते हैं, बीच का ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन डाल देंगे और बचेगा क्या, Q1 इंटू Q2 बाई R12, फिर Q2 इंटू Q3 बाई R23 और Q1 इंटू Q3 बाई R13, ये आपका बचेगा। अगर आप इसमें से कॉमन ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसमें से, तो Q1 इंटू Q2, फिर इधर बचेगा Q2 इंटू Q3 और यहाँ बचेगा Q1 इंटू Q3। ठीक है, तो कॉमन लेके आप अलग लिख सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको शॉर्ट में लिखना सीख लीजिए कि शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, उसमें कुछ चेंज हो नहीं रहा है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, 9 गुना 10 के पावर 9, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग अलग कर लिए। अब इसमें हमारा ध्यान से देखेंगे कि चेंज क्या हो रहा है। Q में 1 चेंज हो रहा है, फिर 2 आ जा रहा है, फिर 1 आ जा रहा है, और फिर Q वाले में क्या चेंज हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 3 है। फिर नीचे देखेंगे R में 1 भी चेंज हो रहा है और 2, 1 से यहाँ पर 2 हो गया और 2 से 3 हो गया, और फिर 3 से 2 से क्या हो गया, 2 से फिर 1 हो गया और 3 का 3 है। मतलब कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों चेंज हो रहा है। जब एक चेंज हो रहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, तो हम लोग लिखना सीखे थे कि I जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग I लिखेंगे, और जहाँ से चेंज हो रहा है वो हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। I1 से लेके I हमारा कहाँ तक चेंज होता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, N तक। मतलब जब हम लोग के पास N नंबर ऑफ़ चार्जेज होता था, तो मान लीजिए 3 चार्ज होता, 4 चार्ज होता, 5 चार्ज होता, मान के चलिए इसके तरह अगर हम लोग के पास 3 चार्ज होता तो I इक्वल टू 1 2 3 लिखते थे, हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों चेंज हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक चेंज होता था, यहाँ पे दोनों चेंज होने के कारण हमको I और J दो टर्म को लेना पड़ेगा और 2 समेशन का सिंबल भी लेना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग को मैंने उस समय भी बताया था कि जब हम लोग के पास 2 टर्म चेंज हो तो I और J 2 टर्म लेंगे। ठीक है, ये हमारा समेशन का सिंबल ले लेंगे, और एक को मान लीजिए इधर वाले को I मान लेते हैं और इधर वाले को J मान लेते हैं, इधर वाले को I और इधर वाले को हम लोग J मान लेते हैं। ठीक, तो चेंजेस कहाँ से आ रहा है, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू 3 तक। लेकिन एडजेक्ट देखेंगे तो I वाले में चेंज कहाँ, इसको हम लोग I माने हैं पहले वाले को, तो इसमें चेंजेस कहाँ से आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक, फिर 1 हो जा रहा है, मतलब 1 से लेकर 2 तक ही चेंजेज आ रहा है। और फिर J वाले को देखेंगे तो J वाले में चेंजेस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 2 से लेके 3 तक आ रहा है। 2 है, फिर 3 है, 2 है J में, फिर 3 है, 2 है, सॉरी 2 तो है ही नहीं, इसमें 3 है। मतलब जो पहले वाला है वो I है, जो पहले वाला है वो I है, जो पहले वाला है वो I है, बाद वाला J है। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, I जो हमारा चेंज हो रहा है 1 से लेके 2 तक, और J जो चेंज हो रहा है वो हमारा 2 से लेके 3 तक। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे I इक्वल टू 1 से लेके 2 और J इक्वल टू 2 से लेके 3, ठीक है, तो और इधर हमारा चेंज कौन सा हो रहा है, QI इंटू QI इंटू QJ डिवाइडेड बाई RIJ। मतलब जो चेंज हो रहा है पहले वाले को I, बाद वाले को हम लोग J लिख रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। उस कंडीशन में 1/2 को हमको नहीं लिखना है। ये जो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ 1/2, इस 1/2 को हमको नहीं लिखना है। कब, जब I इक्वल टू 1 और 1 से लेकर 2 तक और J इक्वल टू 2 से लेकर 3 तक लिखेंगे तो। लेकिन ये थोड़ा परफेक्ट दिखने के लिए एक सीक्वेंस्ड वे में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, I इक्वल टू 1 से लेकर 3 ले लेते हैं और J इक्वल टू भी 1 से लेकर 3 ले लेते हैं, और QI से लेके J और RI से R जो हमारा नीचे वाला टर्म है I से लेके J लिखते हैं और 1/2 लगा देते हैं। अब 1/2 लगाने का मकसद हमारा ये होता है, इसलिए हम लोग 1/2 लगाते हैं, चूँकि 1 से लेके 3 तक अगर हम लोग I और J को रखेंगे
तो ये जितना भी चीज़ इसमें दिख रहा है 1 2 फिर 2 3 और फिर 1 3, ये सब कुछ 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ये सारा 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 2 बार कंप्लीट होगा तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे उसमें, तो बराबर आ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप 1 + 1 + 1 लिखे, मतलब 3/2 है मान लीजिए, तो 3/2 है। लेकिन अगर इसमें हमको कुछ सिचुएशन इस तरह से बन गया कि हमको 2 + 2 + 2 कर दिए, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके लिए हम लोग 2 को कॉमन ले लिए हैं, है ना, मतलब 1/2 को कॉमन ले लिए हैं। क्यों कॉमन लिए हैं? चूँकि हमको i 1 से लेकर 3 रखना है, j 1 से लेकर 3 रखना है, और लेकिन रखना ऐसा नहीं था, रखना क्या था, i 2 से लेकर 3 1 से लेकर 2 और j 2 से लेकर 3 रखना था। तो 1 से लेकर 2 ना रख के, 2 से लेकर 3 नहीं रख के हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 से 3 रख रहे हैं, इसलिए हम लोग 1/2 से डिवाइड करके इसको इक्वल कर दे रहे हैं, दैट्स इट। और इसी चीज़ को आप चाहे तो आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, u = 1/4πε0 बाहर है, 1/2 हमारा यहाँ से 1 से 3 लिखने के चक्कर में आ गया, और फिर i = 1 से लेके i = 3, j = 1 से लेके j = 3 तक, और rij है, मतलब ri - rj, मतलब rij जैसे r12 हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r1 - r2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये टर्म आप, ये दोनों बस आपके समझने के लिए है, इसका यूज़ आपका एग्ज़ामिनेशन में नहीं होना है आपका। अगर यहाँ भी लिखेंगे तो चलेगा, ये आपकी समझ के लिए, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझते हैं तो आप इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप को भी लिख सकते हैं। फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए 1/4πε0 × Q1 × Q2/R12, फिर Q2 × Q3/R23, और प्लस Q1 × Q3/R13। यही हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, यही हमको लाना था, इसके लिए हम लोग इतना मशक्क़त कर रहे थे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग, हाँ, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और मेरा कोशिश था कि आप लोग को कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, और फिर भी अगर परेशानी रही हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में वो भी परेशानी नहीं आए। और एक या फिर 2 क्लास के बाद फिर आपका कैपेसिटर वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, तो कोशिश रहेगा कि वो बोर्ड पर ही हो। तो बोर्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो मैं थोड़ा सा दूर करने का कोशिश करूँगा। वैसे ये कॉपी वाला आपको कैसा लगा, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था या फिर सब कुछ समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।